महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद यहां की राजनीति में उथल पथल मची हुई है। 25 साल पुराना सेना और बीजेपी का नाता टूट सा गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की चर्चा हो रही है और ये समीकरण है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार। क्या है ये समीकरण के पीछे का गणित, आइए समझते हैं और हम पूछते हैं शिवसेना के दिग्गज नेता और प्रवक्ता संजय राउत जी से। संजय जी, जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि महाराष्ट्र में जो है नई सरकार का गठन होने वाला है और वो है कांग्रेस, एनसीपी और सेना के बीच का। देखिए, अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा दिया। हमें चाहते थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी, उनकी जिम्मेदारी सरकार बनाने की थी और है, लेकिन जब राज्यपाल महोदय ने उन्हें बुलाया, लेटर भेजा कि क्या आप सरकार बना सकते हैं, तो उनके सभी नेता राजभवन में जाकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है और हम सरकार नहीं बना सकते। अगर ये बात माने, विश्वास रखे, तो विश्वास रखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के पास राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले बहुमत नहीं था और सरकार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वही पार्टी, उस पार्टी के बड़े नेता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मंत्री, आज राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वो बोलने लगे कि हम सरकार बना सकते हैं। आपके पास पहले तो बहुमत नहीं था, तो राष्ट्रपति शासन के साथ आपके पास बहुमत आया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। आपने कहा कि रिश्ता टूट गया है, वैसे तो रिश्ता 2014 में ही टूट गया था, आज नहीं टूटा है। 2019 की बात आप करते हो, लेकिन आपको पता होगा 2014 में ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बीजेपी की तरफ से तोड़ा था। सरकार में हम शामिल हो गए, ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह जी मातोश्री पर आए, 2 बार आए, उद्धव जी से बात करते रहे और फिर एक बार उस रिश्ता कायम करने की कोशिश की। हमने भी कहा कि एक मौका मिलना चाहिए दोनों को, खास करके बीजेपी को। कुछ बातें तय हुई थी, पावर शेयरिंग की हुई थी, विधानसभा, लोकसभा, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब लोग कहते हैं ऐसी कुछ बात हुई नहीं, तो वापस नाता टूट गया, रिश्ता टूट गया। उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। जैसे कि आपने 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी बातचीत हुई थी उद्धव जी और अमित शाह के बीच में हुई थी, बाला साहेब ठाकरे के कमरे में हुई थी। वो जो स्थान है आपके लिए मंदिर है, तो वहां पे जो बात हुई थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने मानने के लिए मना किया? देखिए, ये तो हवस होती है सत्ता की। हमारे लिए सत्ता कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। बड़े बड़े शहंशाह जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को एक शब्द दिया है, वचन दिया है, तो उसके निभाने की जिम्मेदारी होती है। खास करके अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो, अपने आप को प्रभु श्री राम के वचनों से आप जुड़े हैं, तो सत्य वचन भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो बात आपने कही है, आप उसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री पर छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात तो हमारे लिए बहुत ही वेदनादायी रही। हमने कहा कि ऐसे लोग हैं कि जो शब्द को पालन नहीं करते, वचनों का पालन नहीं करते, प्राण जाए पर वचन में जाए, इस प्रकार की मंत्र जपने वाले इस देश की जनता है। और हिंदुत्व की विचारधारा लेकर राजनीति करने वाले हमारे मित्र अगर शब्दों की महत्व नहीं जानते, तो हमारे लिए बहुत ही दुख और वेदना की घड़ी है। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, आपकी सोच आपके साथ रहने दो, हमारी सोच हमारे साथ रहेंगे।
लेकिन आज भी जो है आपको आदर है मोदी जी को लेकर, तो उन तक तो आप ये बात पहुंचा सकते थे। देखिए, बात हुई थी उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से। गठबंधन की तैयारी जब कर रहे थे तो उससे पहले हम पूरा चुनाव अपने ताकत पर लोकसभा और विधानसभा लड़ने की तैयारी कर चुके थे। लोकसभा की सभी सीटों पर हम लड़ रहे थे। विधानसभा की 288 सीटों की तैयारी हमने कर ली थी। अमित शाह जी ने कहा कि हमको जो पुरानी गलतियां हमसे हो गई है या कुछ गिले शिकवे हम दूर करेंगे, हम एक साथ काम करेंगे। उद्धव ठाकरे को जो पहचानते हैं वो एक बात कभी भी कहेंगे कि उद्धव ठाकरे झूठ नहीं बोलेंगे और झूठ का सहारा लेकर राजनीति नहीं करेंगे और किसी बड़े पद के लिए, सत्ता के लिए अपना जमीर नहीं बेचेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। उसका उत्तर तो इस देश के सभी राजनीतिक दलों का एक मत है। अमित शाह जी ने जो शब्द दिया था, बीजेपी ने जो शब्द दिया था, उस पर बीजेपी ने विश्वास रखा। ये लिखा पढ़ी नहीं की, क्योंकि हम विश्वास की राजनीति करते हैं। लेकिन अब समय आने पर तो ये मानने को अगर तैयार नहीं है तो ये महाराष्ट्र की परंपरा को शोभा नहीं देता। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं। लेकिन आप मोदी जी तक तो पहुंचा सकते थे ना, कि इतना पुराना आपका नाता है। देखिए, बात ऐसी है कि ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बीजेपी के नेताओं को निभाना चाहिए था। अगर आपने गठबंधन किया है हमसे और ये मुद्दे है गठबंधन जो हुआ है, तो सब बात अपने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहिए था। अगर मोदी जी कहते कि नहीं, उसमें से जो मुख्यमंत्री पद का मुद्दा है वो हमें मंजूर नहीं है, तो उस वक्त बात हो जाती। अगर आपने हाँ कहा है, उसका मतलब पूरी पार्टी सहमत है। और जब अमित शाह जैसे बड़े नेता जो पार्टी के प्रमुख है उनके सामने बात होती है तो मैं मानता हूं उसमें नरेंद्र मोदी जी की सहमति हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर उद्धव जी एक फोन करते तो ये पूरा मसला सॉल्व हो जाता। क्यों फोन करते? ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना। हम क्यों भीख मांगे, हम क्यों गिड़गिड़ाए? क्यों? कोई जरूरत नहीं। सत्ता की बात है, छोड़ दिया। आप मुख्यमंत्री बनाइए, आप अपनी ताकत पर मुख्यमंत्री बनाइए। आपके पास ताकत है, चाहे आपके पास 105 का आंकड़ा है और वापस आपको 40 की जो जरूरत है उसके लिए आपके पास बहुत ताकत है। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। अगर आपको लगता होगा कि हम उसके सहारे बहुमत जुटा पाएंगे तो आपका अधिकार बनता है। जिस तरह की प्रकार की राजनीति अब देश में चल रही है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन ये जो नया समीकरण जो सामने आ रहा है, कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना सरकार बनाएगी, सीएम जो है वो शिवसेना का होगा, एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने मान लिया है, तो दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों सेक्युलर पार्टी। आपका एजेंडा हिंदुत्व का रहा है। क्या बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व का नहीं है क्या? हिंदुत्व के एजेंडे में बहुत सी बातें आती हैं, उसका पालन हुआ है। शिवसेना सबसे पहले हिंदुत्व का विचारधारा लेकर राजनीति में उतरी। बीजेपी को पता है किसी के पीठ में खंजीर घुसना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये हमारे हिंदुत्व की विचारधारा की आधारशिला नहीं है। बात रही विचारधारा, तो क्या नीतीश कुमार जी और बीजेपी की विचारधारा मिलती है? मुझे लगता है नहीं मिलती। नीतीश कुमार जी ने 2 बार एनडीए छोड़ा है, उनकी विचारधारा का संघर्ष हुआ। क्या रामविलास पासवान की और बीजेपी की विचारधारा मिलती है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर उनका धिक्कार, गोधरा के बाद जो हुआ, धिक्कार कर रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी का कैबिनेट छोड़ दिया था। क्या विचारधारा मिलती है क्या? ये पीडीपी, मुक्ति कश्मीर में क्या किया?
विचारधारा की बात का सवाल कौन उठाएगा और क्यों उठाएगा? शिवसेना ने अगर महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं तो मैं मानता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, राज्य के हित के लिए ये बातें हमको करनी पड़ेगी। अगर विचारधारा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो प्रोग्राम बनाया गया है तीनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है उसमें जनता और राज्य के हितों के बारे में सोचा जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा उसमें आता है, फार्मर्स का मुद्दा आता है, कर्ज मुक्ति का मुद्दा आता है, सोशल जस्टिस का मुद्दा आता है, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे आता है। राज्यों के इस आधार पर करना है ना, बाकी तो सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम केंद्र में देख लेंगे। 5 साल तक शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा ऐसा तय किया गया है, तो शिवसेना की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा, आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे? कोई भी हो लेकिन ठाकरे परिवार से ही हो, इस प्रकार की भावना इस महाराष्ट्र की जनता में है। हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं उनका भी ये मत है, और मैं कहूं तो मैंने बार बार कहा है और उद्धव जी को भी कहा है कि राज्य का नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। जो सपने आपने देखे हैं राज्य के बारे में वो अगर पूरे करने हैं तो नेतृत्व आपको करना पड़ेगा सरकार का। और मुझे विश्वास है मैं बार बार उनसे ये बात करता रहूंगा। लेकिन आप खुद एक पत्रकार है, उस पत्रकार के नाते आपका जो एनालिसिस है वो मैं समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि तीनों पार्टी, तीनों की विचारधारा अलग है, साथ में आती है तो स्थिर सरकार दे पाएगी? ये जो सरकार है 3 पार्टी, एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसकी जमीन महाराष्ट्र में है, हमारे जैसे है, और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जो नेता है वो किसी विदेश से नहीं आए हैं ना, तो हमारे राज्य से प्रश्नों से जुड़े हुए लोग हैं। कोई एक्स मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री रहे हैं, कोई सहकार क्षेत्र में काम करते हैं, राज्यों के प्रश्न लेकर हम काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई विचारधारा का टकराव होगा। अपने अपने विचारधारा अपने पास है और हम सब लोग चाहते हैं राष्ट्र का और राज्य का ही। ये फॉर्मूला तय हो गया तो टकराव किस बात की होती? लेकिन कुछ शिव सैनिकों में ये भी चल रहा है कि कांग्रेस के साथ हम कैसे जा सकते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहेब ने आवाज उठाई थी, सामना में बार बार आपने ही लिखा उसने बीजेपी के खिलाफ उठा आवाज। लोग ये कहते हैं कुछ भी करो लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनने दो, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनाओ। ये लोगों की भावना है ना। शिवसेना में इस प्रकार का कोई सुर नहीं है जैसे आप कहते हो। लेकिन जिस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है कि 16 कैबिनेट शिवसेना को मिलेंगे, 14 जो है एनसीपी और 12 जो है कांग्रेस को मिलेगा, कुछ फॉर्मूला तय हुआ है? ये फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हम इतने ही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सीधे सरकार में शामिल हो जाए। ये आउटसाइड सपोर्ट की बात जो है वो हमेशा गड़बड़ वाली बात होती है। तो राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा तो क्या आप खुद और उद्धव ठाकरे जाएंगे अयोध्या? पहले भी गए हैं, हमारी आस्था है और आस्था का विषय और राजनीति अलग है, ये हमने पहले भी कहा है। उसमें कोई मुझे कठिनाई नहीं आती। क्या कांग्रेस के नेता मंदिर में जाते नहीं क्या? एनसीपी के नेता मंदिर में जाते नहीं क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर में जाते नहीं? अपने गुजरात के चुनाव प्रचार के दरमियान देखा होगा। हाँ, सोमनाथ मंदिर में गए थे राहुल गांधी जी, उनका स्वागत हुआ। तो ये बात क्यों बार बार उठाते हो मंदिर में जाने की? हम सब लोग आस्था और श्रद्धा के साथ सभी प्रार्थना घरों में जाते हैं। हिंदू तो हमारा संस्कार, संस्कृति है, धर्म है, उसका पालन करेंगे, उनके साथ और भी धर्मों का आदर करेंगे। उसे तो हम सेकुलरिज्म कहते हैं।
पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है सोमवार से और आप खुद भी जाने वाले ही खबर आ रही कि एनडीए की बैठक में सेना के लोग शामिल नहीं होंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, उसको छुपाने की बात क्या है? अगर हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बना रहे हैं, हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ हमारी बैठक और चर्चाएं शुरू है, तो ये दोगली राजनीति हम नहीं करेंगे, जो है वो है। तो क्या ये मान के चले कि सेना और बीजेपी का गठबंधन आगे आने वाले दिनों में भी अब नहीं होगा, दरवाजे बंद हो चुके हैं? आपको तो स्पष्ट दिखता है ना, दरवाजे बंद है, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, संवाद नहीं है, डायलॉग नहीं है, तो ये बात कहां से आती है? अगर नई सरकार बनती है तो क्या शिवसेना राम राम करना बंद कर देगी? क्यों? मैं अभी भी आपको राम राम कहूंगा। महात्मा गांधी भी राम राम करते थे। क्या राम क्या आपका दुश्मन है क्या? इस देश की पहचान है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और अभी हम अगली बार मिलेंगे तो आपकी सरकार आ गई होगी, तब इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।